Hello everyone. So in the this revision series for the UPPCS 2024, today we are starting with modern history, and we'll try to cover it in minimal lectures. So let's start. तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया मोस्टली कहाँ से शुरू होती है? तो ये डिक्लाइन और डिसइंटीग्रेशन जब से शुरू होता है मुग़ल एम्पायर का, तब से हम मॉडर्न इंडिया की स्टार्ट बोलते हैं. और इसमें भी हम देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कह सकते हैं मुग़ल्स में औरंगज़ेब के बाद डिक्लाइन होना शुरू हो गया था मुग़ल्स का. सो आफ्टर औरंगज़ेब डेथ उनके जो 3 सन थे उनमें से दावेदारी कईयों ने पेश की, और फिर उसके बाद बैक टू बैक जो भी रूलर्स आए कहीं ना कहीं उन्होंने डाउनफॉल ही किया मुग़ल एम्पायर के साथ. सो इसमें सबके नाम रखना, याद रखना इज़ नॉट पॉसिबल, और काफ़ी एक जैसे भी लगते हैं इनके नाम. तो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है सिर्फ उनको हम देखेंगे. तो इसमें आप देखिए कि औरंगज़ेब की डेथ के बाद मोहम्मद मुआज़म बने थे. इनका नाम बहादुर शाह 1 भी था. बहादुर शाह 2 हम जानते हैं वो लास्ट मुग़ल रूलर थे. सो बहादुर शाह 1 था इनका नाम, और इनको शाह बेखबर भी बोला जाता था. इसके अलावा इन्होंने जजिया टैक्स जो था औरंगज़ेब ने जो लिवाई किया था उसको हटा दिया था. एंड इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है कि फ़र्रुखसियार उनको बोला जाता था डेस्पिकेबल कावर्ड, एंड ही एक्सिक्यूटेड बंदा बहादुर इन 1716. फिर मोहम्मद शाह, इनको रंगीला नाम दिया गया बिकॉज ऑफ लीडिंग अ वेरी लग्जूरियस लाइफ. देन वी सी जो इम्पोर्टेंट है ये UPPCS 2004 में पूछा गया है कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद शाह द पर्शियन रूलर नादिर शाह अटैक्ड दिल्ली इन 1739. सो नादिर शाह जो थे वो मोहम्मद शाह के रेन में आए थे. देन नादिर शाह को नेपोलियन ऑफ ईरान भी बोला जाता है. एंड देन नेक्स्ट इज़ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि हम जान रहे हैं अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच हुआ था. तो अभी हम जो रीजनल पावर्स हैं उनको अभी डिस्कस करेंगे. इसमें एक जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है बट उसको भी देख लेंगे. फिर शाह आलम 2 जो थे उन्होंने ग्रांट किया था क्लाइव को दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा. 2006 में पूछा गया है सवाल. इसके अलावा राजा राम मोहन रॉय को राजा टाइटल दिया था अकबर 2 ने. एंड जो लास्ट मुग़ल रूलर थे बहादुर शाह 2, उनको ज़फ़र टाइटल दिया गया था, निकनेम दिया गया था. और हम जानते हैं कि बिकॉज ही टुक पार्ट इन रिवोल्ट ऑफ 1857, इसकी वजह से उनको इम्प्रिजन कर दिया गया बाय ब्रिटिशर्स एंड ही वाज एक्साइल्ड टू रंगून. देन इसमें ब्रीफ में दे दिया है कौन कितने टाइम तक रहा. तो आप देख लीजिए बहादुर शाह 1 औरंगज़ेब की डेथ 1707 में हुई तो 1712 तक रहे. फिर जहंदर शाह, इनको डिसोल्यूट फुल बोला गया, 1 साल के लिए रहे. देन फ़र्रुखसियार 1713 से 1719 तक. फिर मोहम्मद शाह जो रंगीला, जिनका नाम रखा गया था बिकॉज ऑफ हिज लग्जूरियस लाइफस्टाइल, तो वो रहे 1719 से 1748. फिर उसके बाद अहमद शाह, आलमगीर 2, शाह आलम 2, अकबर 2 और बहादुर शाह 2 ज़फ़र आए. बहादुर शाह ज़फ़र का अगर हम कार्यकाल देखें तो ये 1837 से 1857 तक है. जस्ट गिव मी अ मिनट. देन हम देखते हैं कि मुग़ल पहले तो मोस्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है था वो कवर कर रहा था, बट उसमें ओवर द टाइम काफ़ी इंडिपेंडेंट स्टेट्स निकले मुग़ल से. उनमें से था अवध, हैदराबाद, रुहेलखंड, बंगाल, कर्नाटका, भरतपुर. ओके, नाउ हम आते हैं अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेड कंपनीज. तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जिससे क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं.
तो इसमें सिर्फ जो है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। इस PDF की यही सबसे अच्छी बात है कि इसमें सिर्फ नॉन रिडंडेंट और अनइम्पॉर्टेंट जो इनसिग्निफिकेंट फैक्ट्स है वो हटा दिए गए हैं, सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो अगर इसको ध्यान से आप 1-2 बार देख लेंगे तो एकदम अच्छे से आपको एग्ज़ाम रेडी हो जाता है। देन अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेड में तो क्रोनोलॉजिकली ही इसमें दिया है। तो सबसे पहले कौन आया? पोर्टुगीज़ आए। सो पोर्टुगीज़ कब आए? 15th सेंचुरी। तो हम देखते हैं एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी पोर्टुगीज़ इंडिया आए एंड दे वर द फर्स्ट अमंग यूरोपियंस। वास्को डगामा वो कैलिकट पोर्ट जो कि इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे लाई करता है, वहाँ पे आए ऑन 20 मई 1498। सो 1498 20 मई को ये आए और इन्होंने नया सी रूट ढूंढा फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। देन उनका स्वागत करने के लिए जो हिंदू किंग थे वो थे ज़ैमोरिन, और उन्होंने उनको वेलकम किया। और वाइल द अरब मर्चेंट सेटल्ड इन कैलिकट अडॉप्टेड एंड डिसलॉयल्टी। तो वो देखा जाए तो ट्रेड पर्पस के लिए या जिस वजह से भी आया था वास्को ड गामा, तो वो अरब मर्चेंट जो वहाँ थे उनको थोड़ा खटका। देन पोर्टुगीज़ में अब देखते हैं पहले वाइसरॉय कौन थे पोर्टुगीज़ वाइसरॉय, तो वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ओके, तो अल्मीडा जो थे ये पहले वाइसरॉय थे। ये सवाल बहुत बार पूछा गया और ईयर कौन सा था? 1505। 1498 में तो पहले आए यूरोपियंस जो थे वो पोर्टुगीज़ थे एंड 1505 में वाइसरॉय बने अल्मीडा। और अल्मीडा के नाम ही ब्लू वाटर पॉलिसी है जिन्होंने इसको काफ़ी पॉपुलराइज़ किया। देन अल्मीडा से सिर्फ ब्लू वाटर पॉलिसी है अभी तक। ओके, देन नेक्स्ट जो गवर्नर आए उनको डी फैक्टो फाउंडर बोला गया, मतलब कि रियल फाउंडर पोर्टुगीज़ रूल के वो कौन थे? अफोंसो डी अल्बुकर्की, और ये 1509 में बने। तो अल्बुकर्की, अगर नाम याद करना, देखिए दोनों ए से शुरू होता है, इनके नाम में ALM आता है, इनके नाम ALB आता है। तो देखिए याद हो जाएगा। वैसे ये अल्मीडा फिर अल्बुकर्की हैं, ये रियल अल्बुकर्की जो थे रियल फाउंडर थे। और इन्होंने गोवा कंकर किया बीजापुर से, बीजापुर के सुल्तान जो कि आदिल शाही थे बीजापुर इन 1510। और पोर्टुगीज़ की पहली ट्रेडिंग फैक्ट्री जो है वो कोचिन में खुली। देखते हैं कि वो वास्को ड गामा जो थे वो कैलिकट ही आए थे। ओके, तो उसी के आसपास ये कोचिन में इनकी पहली ट्रेडिंग फैक्ट्री खुली। देन पोर्टुगीज़ जो थे वो पहले थे जिन्होंने मतलब इन्होंने स्टार्ट किया इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस। ओके, अब हम देखते हैं पोर्टुगीज़ के बाद कौन आया? डच। तो डच जो थे ये नीदरलैंड और हॉलैंड के लोगों को बोला जाता है और ये 1602 में आए। तो हम देखते हैं ये 1498 में आए थे, तो 1505 और अल्मीडा और अल्बुकर्की बने। लेकिन जो डच थे करीबन 100 साल बाद, मतलब 1602 में डच आए और इन्होंने अपनी पहली ट्रेडिंग फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में खोली इन 1605। ओके, डच जो थे उन्होंने, देखिए पहली फैक्ट्री किसने कहाँ खोली ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो डच ने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली थी और इन्होंने कोचिन में खोली थी पोर्टुगीज़ ने। देन दे इस्टेब्लिश अनदर फैक्ट्री डच ने, पुलिकट, एंड डच इस्टेब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल एट पिपली। Dutch fort of Chinsura near Hooghly is known as Gustavus Fort. And they suffered a decline in India after 1759 AD. तो 1759 AD का क्या सिग्निफिकेंस है? तो हम देख सकते हैं कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ओके, सो आफ्टर उसके 1-2 साल बाद ही इनका डिक्लाइन शुरू हो गया था। अब जो थर्ड नंबर पे आए, तो पहले पोर्टुगीज़ आए, फिर डच आए, अब इंग्लिश आएंगे। तो हमने देखा 1602 में आए थे डच, तो इंग्लिश जो है वो उन्होंने वो कब आए थे इंडिया में? तो कैप्टन हॉकिंस जो थे वो जहांगीर के कोर्ट आए इन 1608। और वैसे देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने वहाँ की क्वीन से इजाज़त लेके, चार्टर लेके वो 1600 में वो उन्होंने हासिल कर लिया था और फिर उसके कुछ साल बाद पहुँचे होंगे। तो कैप्टन हॉकिंस जो है वो जहांगीर के कोर्ट में आए 1608 में एज एम्बेसडर ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और जहांगीर ने उनको परमिशन दे दी थी परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत। तो इनकी परमानेंट फैक्ट्री जो इनकी पहली फैक्ट्री
देखिए टेम्पोररी भी उन्होंने एक किया था 1611 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मसूलीपट्टनम में 1611 में, लेकिन वो टेम्पोररी था। लेकिन परमानेंट फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री जो थी वो सूरत में थी, जो कि 1613 में हुआ था। देन हॉकिंस के बाद सर थॉमस रो आए इन 1615, और फिर हम देखते हैं कि एक सुल्तान ऑफ गोलकुंडा ने उन्होंने गोल्डन डिक्री जारी कर दी फॉर ब्रिटिशर्स इन 1632, जिनकी वजह से ये फ्रीली ट्रेड कर सकते थे एट द पोर्ट ऑफ गोलकुंडा स्टेट। तो इनके लिए काफ़ी एक बड़ी उपलब्धि थी उस टाइम कि उनको ट्रेडिंग राइट्स मिल गए थे, फ्री ट्रेडिंग राइट्स मिल गए थे ऑन दिस पोर्ट। इसके अलावा पहली फोर्टिफाइड फैक्ट्री ब्रिटिशर्स की वो थी फोर्ट सेंट जॉर्ज। देन वी सी, ये सवाल पूछा भी गया है कि इन्होंने कैसे बॉम्बे एक्वायर किया था। तो ये एक मैरिज अलायंस के थ्रू हुआ था कि पोर्टुगीज़ एक प्रिंसेस थी, उनका मैरिज हुआ किंग चार्ल्स टू ऑफ इंग्लैंड से, और पोर्टुगीज़ ने उनको गिफ्ट किया चार्ल्स टू को बॉम्बे आइलैंड। तो इस वजह से बॉम्बे जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट बना इन 1668। ये सवाल पूछा भी गया है पहले, तो ईयर याद होना चाहिए कि 1668 में EIC को बॉम्बे मिला। Then Shah Shuja, the Subedar of Bengal, granted English permission to trade in Bengal. Then देख रहे हैं कि अब कहीं ना हर जगह वो अपना फाउंडेशन रख रहे हैं, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। और पहले प्रेसिडेंट ऑफ फोर्ट विलियम कौन थे? चार्ल्स आयर। देन नेक्स्ट इन लाइन ऑफ यूरोपियंस, तो फ्रेंच आए। फ्रेंच कब आए? सो ये 1668 में आए, और इन्होंने भी अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में इस्टेब्लिश की। और फ्रेंकोइस कैरॉन जो थे वो आए थे। फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी फाउंड किया। देन इसमें अब देख लीजिए, इसमें ऑर्डर दिया हुआ है। तो 1600 में आए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डैनिश 1616 में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में। अब हम आते हैं कि अब इतने सारे यूरोपियंस पावर से उनके अपने इंटरेस्ट थे, तो बैटल्स और रेवलरी होना बहुत ही नॉर्मल चीज़ थी। और सिर्फ उनके अपने बीच में ही नहीं, जो रीजनल पावर्स स्ट्रॉन्ग थे उनके साथ में। तो इसी में हम पहले देखते हैं इंग्लिश और फ्रेंच, इनके बीच कार्नेटिक बैटल्स हुए। तो कार्नेटिक प्लेस जो थे वो मोस्टली वहीं पे सारे विवाद था उनके बीच, इस वजह से कार्नेटिक बैटल्स नाम है। सो तो पहला फर्स्ट कार्नेटिक बैटल जो थी वो, ये आप यहाँ से टेबल में ही सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो फर्स्ट कार्नेटिक बैटल, सेकंड कार्नेटिक और थर्ड कार्नेटिक। थर्ड कार्नेटिक आते आते फ्रेंच ने अपना सब हार गए थे, और फिर वो मोस्टली उन्होंने सब कुछ छोड़ ही दिया था ब्रिटिशर्स के हाथ। तो फर्स्ट बैटल जो था वो 46 से 48, 1746 से 48 हुआ। देन सेकंड बैटल जो था 48 में ख़त्म ही हुआ था कि नेक्स्ट ईयर से फिर शुरू हो गया, और ये 49 से 54 तक चला। देन 1758 से 63, तो हम देखते हैं पलासी के एक साल बाद ही थर्ड कार्नेटिक शुरू हुआ और 63 तक चला। तो पहली जो ट्रिटी थी उसको ट्रिटी ऑफ आइला चैपल, ये फ्रांस में ही एक जगह है, उसी के नाम पे थी। दूसरी जो थी वो ट्रिटी ऑफ पौंडीचेरी थी, और तीसरी ट्रिटी ऑफ पेरिस थी। तो हम देखते हैं दो जो थे फ्रांस में ही हुई थी ट्रिटी। तो एक्चुअली क्या था कि इनके जो इंडिया के आउटसाइड जो इनकी कॉमन टेरिटरीज़ थी, या फिर जहाँ पे उनका विवाद था, तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर भी था जो कि वो इंडिया में लड़ रहे थे। तो ये ट्रिटीज़ आप देख सकते हैं कि इसी वजह से बाहर भी हुई हैं। तो पहली और तीसरी फ्रांस में हुई है, दूसरी ट्रिटी ऑफ पौंडीचेरी। तो आप देख लीजिए पौंडीचेरी फ्रेंच में अभी भी फ्रेंच सेटलमेंट्स है कुछ, तो आप उससे एसोसिएट कर सकते हैं कि ट्रिटी ऑफ पौंडीचेरी दूसरा होगा, और पहला ए से शुरू होता है आइला चैपल, तो ये पहले हुआ होगा। देन ट्रिटी ऑफ पेरिस थर्ड नंबर पे। इसके अलावा इसमें जो देखने लायक है कि डुप्लिक्स जो थे वो सेकेंड बैटल ऑफ कर्नाटका में हारे थे। मतलब पौंडीचेरी जो ट्रिटी हुई थी उसमें डुप्लिक्स नेतृत्व कर रहे थे फ्रांस का एज अ गवर्नर जनरल। और वहीं थर्ड डिसिसिव बैटल ऑफ कर्नाटका जो कि बॉन्डी वॉश में हुआ था, इसको बैटल ऑफ बॉन्डी वॉश भी बोलते हैं, जिसमें ब्रिटिश आर्मी ने क्रश कर दिया था फ्रेंच आर्मी को और कैप्चर कर लिया था उनकी पौंडीचेरी टेरिटरी, जिसके संदर्भ में ट्रिटी ऑफ पेरिस हुआ। और ट्रिटी ऑफ पेरिस में ब्रिटिश ने रिटर्न कर दिया उनको पौंडीचेरी,
और कुछ अदर टेरिटरीज भी, लेकिन चंदर नागर ने ही रिटर्न किया था। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। और ये याद रहना चाहिए, फर्स्ट कार्नेटिक बैटल, सेकंड कार्नेटिक बैटल और थर्ड बैटल कब और ट्रीटी का नाम क्या था। थर्ड वाली का वॉन्डी वॉश में हुआ था, तो ये बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश भी बोल देते हैं उसको। ओके, देन हम देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन बंगाल। तो बंगाल में कैसे उन्होंने शुरू किया, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो बंगाल क्योंकि एक फर्टाइल प्रॉस्पेरस रीजन था, तो उनकी नज़र तो थी ही ब्रिटिशर्स की वहाँ पे। तो उन्होंने पहली फैक्ट्री बंगाल में 1651 में स्टार्ट की विद परमिशन ऑफ शाह सूजा। तो 1651 में आप सोचिए, 1600 में तो वो परमिशन लेके चार्टर से आए ही थे। देन 1651 में उन्होंने बंगाल में किया। एंड देन हम देखते हैं 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। देन 1764 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ, तो उसमें उन्होंने रेवेन्यू हासिल कर लिया। तो ऑलमोस्ट लाइक उनको 100 साल लगे पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के बाद। तो पहली फैक्ट्री बंगाल में 1651 में शुरू की। फिर हम देखते हैं कि जो बंगाल के कौन कौन रूलर रहे। तो बंगाल में मुर्शीद कुली खान थे। ओके, उन्होंने ढाका से मुर्शिदाबाद कैपिटल शिफ्ट किया। इन्होंने मोनोपोली सिस्टम शुरू किया एंड प्रोवाइडेड तकावी लोन्स टू फार्मर्स। देन मुर्शीद कुली खान का ही जो सन इन लॉ थे, मतलब उनके जो दामाद थे, वो थे सुजाउद्दीन। वो आए, वो उन्होंने थ्रोन संभाली। देन शुजाउद्दीन के बाद सरफराज खान आए, वो बने नवाब ऑफ बंगाल। एंड देन सरफराज खान जब आए शुजाउद्दीन के बाद, तो अलवर्दी खान ने उनको किल करके वो अलीवर्दी खान बन गए। एंड अलीवर्दी खान जो थे स्टॉप पेइंग टैक्सेस टू मुगल्स ड्यूरिंग हिज रेन। और अलीवर्दी खान के बाद उनके ग्रैंडसन सिराजुद्दौला ने उन्हें सक्सीड किया। तो अब सिराजुद्दौला पे आ गए हैं, तो मतलब हम बैटल ऑफ पलासी के नज़दीक आ चुके हैं। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया था, एक ब्लैक होल ट्रेजिडी हो गई थी, जिसमें उन्होंने एक छोटे से कमरे में 123 और 146 ब्रिटिशर्स को बंद करके रख दिया था, और नेक्स्ट डे सिर्फ 23 ब्रिटिशर्स बचे। तो इस इंसिडेंट के बाद थोड़ा वो हॉरिफाइंग था ब्रिटिशर्स के लिए ये चीज़। देन अब कह लीजिए बहुत सारे रीज़न थे। फिर बैटल ऑफ पलासी हुआ। ओके, बैटल ऑफ पलासी की एग्जैक्ट डेट भी पूछता है कि 1757 याद रखने से शायद नहीं सिर्फ काम हो, तो याद रखना है कि कौन सी डेट पे बैटल ऑफ पलासी हुआ था। तो 23 जून को 1757 को बैटल ऑफ पलासी हुआ है। और ब्रिटिशर साइड से थे रॉबर्ट क्लाइव और नवाब बंगाल सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच हुआ था। और जैसा कि हम जानते हैं, सिराजुद्दौला की आर्मी हार गई। एज मीर जाफ़र जो थे उनके कमांडर थे, उन्होंने उनको एक तरीके से धोखा दे दिया था। और इसके अलावा मीर जाफ़र ब्रिटिश डिस्पाइज, देखिए बैटल ऑफ पलासी में हार गए सिराजुद्दौला। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने मीर जाफ़र को अपॉइंट किया, और उनसे ऑब्वियसली लॉयल्टी तो चाहिए थी ब्रिटिशर्स को मीर जाफ़र से, लेकिन मीर जाफ़र को कहीं ना कहीं शक हो रहा था उन पे, तो उन्होंने फिर मीर कासिम को बैठा दिया। तो मीर कासिम जो थे वो भी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स मोटिव उनको भी समझ में आ रहा था। तो उन्होंने फिर जो अवध के नवाब थे और मुग़ल एम्परर शाह आलम II, इन दोनों के साथ मिल के जंग छेड़ दी ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, जिसको बैटल ऑफ बक्सर भी बोलते हैं। तो ये भी आप देखिए बैटल ऑफ बक्सर, इसकी भी डेट पूछी जाती है। तो ये 22 अक्टूबर 1764 में हुआ। इसमें भी वो तीनों जो भी मिल के लड़े वो हार गए। और इसमें हेक्टर मुनरो जो थे उन्होंने इंग्लिश आर्मी का नेतृत्व किया था। एंड इसका अंजाम क्या था, तो इसका अंजाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ, जिसमें कि उनको दीवानी राइट्स मिल गए बंगाल के। ओके, तो ये ट्रीटी 1765 में हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। देन इसमें क्रोनोलॉजी दी है कौन किसके बाद आया। देखिए अब बंगाल आई थिंक इट वुड हैव बीन क्लियर। अब हम आते हैं, देखिए डेट याद रहना चाहिए कि एक 20
मई थी आई थिंक, सॉरी 23 जून, और ये 22 अक्टूबर। फिर आते हैं एंग्लो मैसूर रिलेशन पे। तो एंग्लो मैसूर रिलेशन क्या है? ये इंग्लिश और जो मैसूर की पावर थी उनके बीच में लड़ाई जो थी वो उसके है। तो वाडिया डायनेस्टी जो थी मैसूर में थी 1399 में, और वाडिया डायनेस्टी के आप कह सकते कमांडर थे हैदर अली। फिर उन्होंने बगावत कर दी एंड उसके बाद उन्होंने अपना शुरू किया, मतलब मैसूर के वो रूलर बन गए एक तरीके से। सो हैदर अली जो थे वो 1761 में रूलर बन गए मैसूर के। और आप जो भी एंग्लो मैसूर वॉर देखेंगे तो उसमें फर्स्ट सेकंड में हैदर अली विनर थे। देन जब वो आफ्टर हिज डेथ टीपू बने मैसूर के राजा। और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, इधर आप ये देख लीजिए, इसमें सारे में यही टेबल देखने से पूरा याद हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 हुए एंग्लो और मैसूर वॉर। ओके, तो इन दोनों में हैदर अली बहुत परफेक्टली थे प्रेजेंट। और इसी के बीच दौरान सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान ही उनकी मौत हो गई थी। सो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो ट्रीटी ऑफ मद्रास में रिजल्ट हुआ, सेकंड में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, थर्ड में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, और फोर्थ में हम देखते हैं हार गए थे टीपू सुल्तान उनसे। सो उसमें कुछ हुआ नहीं ट्रीटी। टीपू सुल्तान के बारे में हम जानते हैं ही वॉज बिकेम मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से एसोसिएटेड था। देन श्रीरंगपट्टनम जो था वो 1799 में हुआ था, और इसी में टीपू सुल्तान ऑल्सो गेव अप हिज लाइफ। इनको बादशाह का भी टाइटल मिला था टीपू सुल्तान का इन 1787। तो ये डेट याद रखनी है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 67 से 69 2 साल ही चला। फिर सेकंड वाला 80 से 84 4 साल, 90 से 92 2 साल, फिर 99 में हो गया फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। लॉर्ड कर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम के बाद बोला था कि वी हैव इफेक्टिवली क्रिपल्ड आवर एनिमी विदाउट मेकिंग आवर फ्रेंड्स टू फॉर्मिडेबल। सो मैसूर के साथ जो भी लड़ाई थी तो बाकी जो रीजनल पावर्स थी उन्होंने इतनी हेल्प नहीं की, जैसे मराठा हेल्प कर सकता था। तो इंडिया तो उस समय एज अ कॉन्सेप्ट था नहीं, लेकिन उस समय तो फिर ये जो रीजनल पावर्स थे उनकी ज़्यादा मजबूती होती इन कंपैरिजन टू ब्रिटिशर्स, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उनकी आपस में भी राइवलरीज थी। फिर हम आते हैं मराठा एम्पायर पे। तो एंग्लो और मराठा, मतलब इंग्लिश और मराठा के बीच भी क्लैशेस हुए। तो पेशवाज जो थे वो न्यू मराठा एम्पायर की लीडरशिप उन्होंने प्रोपगेट की, और जो बालाजी विश्वनाथ थे वो पहले पेशवा बने इन 1713। ओके, और बालाजी विश्वनाथ को ही बोला जाता है कि ही इज़ सेकेंड फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर, क्योंकि पहले पेशवा का रोल इतना प्रोमिनेंट नहीं था। सो पेशवा वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ छत्रपति, पहले हेरिडिटरी था। ओके, द पोस्ट ऑफ बिकेम हेरिडिटरी विद द फर्स्ट पेशवा। सो बालाजी विश्वनाथ थे पहले पेशवा 1713 में, एंड आफ्टर ही डाइड उनके एल्डर सन बाजीराव वन बने पेशवा। और बाजीराव वन ने पॉपुलराइज कर दी आइडिया ऑफ हिंदू रैंक ऑफ बादशाही। देन फर्स्ट पेशवा जो दिल्ली इन्वेड किया वो थे बाजीराव वन, ही डाइड। आफ्टर हिज डेथ बालाजी बाजीराव उनके सन बने पेशवा। एंड देन ट्रीटी ऑफ सबोला हुआ, पेशवा के सारे राइट सिक्योर हो गए। देन बालाजी बाजीराव का दूसरा नाम नाना साहेब था। तो हम देखते हैं बाजीराव वन की जो सन थे वही थे बालाजी बाजीराव, जिनका नाम नाना साहेब। और 3 बैटल्स हुए इंग्लिश और मराठा के बीच में। थर्ड में मराठाज वर डिफीटेड इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि मानते हैं कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज द फर्स्ट, मतलब थर्ड बैटल ऑफ पानी के बाद उन्होंने अपना फुट बहुत फर्मली जमा लिया था इंग्लिश ने ऑन इंडियन लैंड। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 75 से 82। अब देखिए वो गैप में जो जब वो मैसूर के साथ नहीं लड़ रहे थे तब यहाँ लड़ रहे थे। फिर ये सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805।
थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 1818, 1 साल। तो ये थोड़ा दूर तक चला, जैसे वो 1799 तक ही ख़त्म हो गया था मैसूर, और इनका 3 तक चला के। बाकी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें। ये सवाल पूछा गया है कि बाजीराव टू फर्स्ट मराठा चीफ टू एक्सेप्ट द सेकेंड सब्सिडियरी अलायंस। और ट्रीटी ऑफ सालबाई, ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था उसमें ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी। एंड और ज़्यादा कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट है नहीं, है इम्पोर्टेंट लेकिन जो सिर्फ रेलिवेंट है वही देख रहे हैं हम। अब देखते हैं सिख और ब्रिटिश का क्या रिलेशन था। सिखिज़म जो था वो गुरु नानक जी ने शुरू किया था इन 1469 AD, और इनको माना जाता है ये कॉन्टेम्प्रेरी थे बाबर के। और ही डाइड इन करतारपुर साहिब कॉरिडोर was in news I think 1 to 2 years back। देन गुरु अंगद उनके बाद आए, वो सेकेंड गुरु थे, इनका पहला नाम लहना था। इसके अलावा गुरु अंगद जो थे इन्होंने ही गुरुमुखी स्क्रिप्ट इन्वेंट की। और फोर्थ गुरु जो रामदास थे उनको कहा जाता है कि इन्होंने ही अमृतसर सिटी सेटल किया था वहाँ पे। देन अर्जन देव ये फिफ्थ गुरु थे, एंड जहांगीर जो थे उन्होंने इनको डेथ पेनल्टी दे दी थी गुरु अर्जन देव को। देन सिक्स्थ गुरु हरगोबिंद जो थे उन्होंने फोर्टिफाई किया अमृतसर सिटी को और अकाल तख्त बनवाया। इसके अलावा गुरु तेग बहादुर ये 9th गुरु थे, और औरंगज़ेब ने इनको मार दिया था फॉर नॉट एक्सेप्टिंग इस्लाम। और लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, एंड इनका जन्म पटना में हुआ था, और इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया था आनंदपुर सिटी एंड हिज थ्रोन देयर। ऑटोबायोग्राफी ऑफ गुरु गोविंद सिंह इस टाइटल बिचित्र नाटक। और इन्होंने खालसा पंथ का फाउंडेशन रखा ऑन बैसाखी डे इन 1699। ही इंट्रोड्यूस्ड पाहुल सिस्टम, एंड ही टोल्ड सिख फॉलोवर्स टू कैरी 5 थिंग्स: केश, कंघा, कचीरा, किरपान, कड़ा। I think it is कच्छा, I don't know. He gave the present form to आदि ग्रंथ, जो आदि ग्रंथ का प्रेजेंट फॉर्म है इन्होंने ही प्रेजेंट किया है। देन फतेह सिंह और जोरावर सिंह इनके सन थे, और उनको चुनवा दिया गया था बाई सिरहिंद मुग़ल फौजदार वज़ीर खान। एंड ही डाइड इन नंदेड़ विच इज़ इन महाराष्ट्र इन साउथ इंडिया। बंदा बहादुर चाइल्डहुड नेम क्या था ये पूछा गया है, तो लक्ष्मण देव या फिर लक्ष्मण दास। देन बंदा बहादुर स्टैब्लिश द फर्स्ट सिख किंगडम। ओके, बंदा बहादुर जो थे उन्होंने पहला सिख किंगडम इंट्रोड्यूस किया, और उन्होंने जो कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे उसमें नेम थे गुरु नानक के और गुरु गोविंद सिंह के। तो ये फर्स्ट गुरु थे और ये 10th गुरु थे। एंड ही वॉज अवॉर्डेड डेथ पेनल्टी ड्यूरिंग द रूल ऑफ फरुख सियार। तो आफ्टर डेथ ऑफ बंदा बहादुर, जो कि पहले सिख किंगडम को इस्टेब्लिश किया था उन्होंने, तो जब बंदा बहादुर मर गया तो जो सिख स्टेट था बहुत सारे मिस्ल में डिवाइड हो गया था। तो एक जो पॉपुलर है वो है कि पूछा जाता है कि रंजीत सिंह का कौन सा मिस्ल था, तो वो सुकेर चकिया मिस्ल से बिलोंग करते थे। तो ये काफ़ी पॉपुलर रहे थे, तो इस वजह से इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो इनका पहले नाम महासिंह था, और इन्होंने टाइटल राजा अर्न किया था फॉर हिज सर्विसेज। ही वॉज रूलर ऑफ लाहौर इन 1799 जब ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम या टीपू सुल्तान डाइड। देन ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी मेडकाल फॉर रंजीत सिंह के बीच में इन 1809। देन रंजीत सिंह किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेट्स। तो कौन से 4 स्टेट में डिवाइडेड था उनका किंगडम? पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। लाहौर जो था वो कैपिटल था रंजीत सिंह के एम्पायर का। एंड ही रिसीव्ड कोहिनूर डायमंड फ्रॉम शाह सूजा। व्हेन डिड ही डाई? सो ही डाइड इन 1839। अब 1839 में रंजीत सिंह मर गए, फिर उसके बाद 3 एंग्लो सिख वॉर हुए। ओके, तो पहला एंग्लो और सिख वॉर हुआ 1849 से 46, फिर 1848 से 49, और फाइनली थर्ड जिससे ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई
वो 1846 में हुआ। 1846 में कैसे हो सकता है? सॉरी, ये फर्स्ट एंडेड विथ जब, अच्छा इनके दो ही हुए आई थिंक। हाँ, एंग्लो सिख वॉर दो ही हुए। पहला जो था वो ट्रीटी ऑफ लाहौर में रिजल्ट हुआ और दूसरा 1 साल के लिए ही था। लॉर्ड डलहौजी ने अनेक्स कर लिया सिख स्टेट एंड महाराजा दिलीप सिंह को एनुअल पेंशन मिलती रही और ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड टू परस्यू एजुकेशन, और इसी के साथ उन्होंने कोहिनूर डायमंड भी ले लिया। देन वी सी मेजर रिबेलियंस जो ब्रिटिश रूल में हुए। तो रिबेलियंस जो थे मोस्टली हमने देखा कि जब ब्रिटिशर्स अपना इम्पोज करना चाह रहे थे इंटरेस्ट ऑन पीपल, जैसे ट्राइबल्स पे जब उनकी टेरिटरी एक्वायर कर रहे थे और उन पे कह सकते हैं एज आउटसाइडर दे वर ट्राइंग टू ओन देयर कम्युनिटी बेस्ड कल्चर, या उनको लगा कि वो इंटरफेयर कर रहे हैं उनके इस्टेब्लिश्ड कल्चर के साथ, तो रिबेल्स हुए। जैसे ट्राइबल्स में देखा, देन पीजेंट्स में भी रिवोल्ट हुए जब उनको ज़बरदस्ती कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बोला गया या फिर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। सो इन सब कारणों से उनके रिबेल्स जो थे काफ़ी हुए। तो इनमें पहले देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वो देखते हैं जो पूछा भी गया है पेपर में। तो सन्यासी रिबेलियन ये हुआ था 1763 और 1800 में। इस पे एक किताब भी इस रिबेलियन को एक किताब में मेंशन गया है। आई थिंक आनंद मठ इज़ द बुक, सो आई हैव टू सर्च अबाउट इट। सो सन्यासी रिबेलियन जो था वो 1763 से 1800, 1763 मतलब ये बैटल ऑफ पलासी कब हुआ था? 1757 में ना, तो उसके बाद हुआ है ये। तो सन्यासी रिबेलियन 1763 से 1800 चला और इसके लीडर्स थे केना सरकार और गिरिज नारायण। इसके बाद पोलीगर रिबेलियन ये तमिलनाडु में हुआ था। भिल रिबेलियन ये वेस्टर्न घाट्स में। रामोसी रिबेलियन वेस्टर्न घाट्स में। देखिए इसमें ईयर लिखा है 1822-26। एक और रामोसी रिबेलियन हुआ था ड्यूरिंग लॉर्ड लिटन्स टेन्योर। फिर पागलपंथी रिबेलियन ये बंगाल में हुआ और इसके लीडर्स थे करमशाह एंड टीपू। ये पूछा भी है सवाल। पागलपंथी रिबेलियन बंगाल 1825 से 33। देन अहोम रिबेलियन आसाम में ये 1828 से 33। गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार। देन वहाबी मूवमेंट ये बिहार उत्तर प्रदेश में हुआ और इसको लीड किया सईद अहमद बरेलवी ने 1820 से 1870 तक। देन कोल रिबेलियन ये छोटा नागपुर में हुआ और लीडर थे बुद्धू भगत 1831, मतलब बिफोर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बिफोर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये सारे हो जाएंगे, मतलब उनसे ऊपर वाले भी होंगे ही ऑब्वियसली। देन खोंड रिबेलियन ये तमिलनाडु से लेके बंगाल तक रहा। खासी रिबेलियन ये मेघालय में। फरेजी मूवमेंट बंगाल में। दादू मीर इनके लीडर थे 1818 से 62 तक चला। संथल रिबेलियन इनके लीडर ये बंगाल और बिहार में था और इनके लीडर थे सिद्धा कानू 1855 से 56 था इसका वो। फिर मुंडा रिबेलियन बिरसा मुंडा इनके लीडर थे और उलगुलान भी बोला जाता है इस रिबेलियन को। सो 1899 में से 1900 चला। इसके अलावा अब 1817 से 1825 ओके पैका रिबेलियन उड़ीसा में। इंडिगो रिबेलियन बंगाल में। और इंडिगो रिबेलियन के कौन थे लीडर्स? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। पबना बंगाल में है। डेक्कन रिबेलियन महाराष्ट्र में। मोपला रिबेलियन मालाबार में। सो ये मोपला का हम जानते हैं 1922 जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था उसी के अराउंड हुआ था ये। देन कूका मूवमेंट पंजाब में हुआ था और कब से कब तक? 1840 से लेकर 72 तक। देन रंपा रिबेलियन ये सीताराम राजू जो हम देखते हैं RRR मूवी है उसमें वो इंस्पायर्ड है रंपा रिबेलियन के जो लीडर्स थे उनके ही पे बेस्ड है ये। सो रंपा रिबेलियन सीताराम राजू आंध्र प्रदेश में 1922 से 24। टाना भगत मूवमेंट जिनके लीडर थे जत्रा भगत
1914, तिलती भागा मूवमेंट ये 1946, बंगाल। इसके अलावा हाँ, ये हम सन्यासी रिबेलियन की बात कर रहे थे वहाँ पे, तो ये आनंद मठ जो नावल है बंकिम चंद्र चटर्जी की, उसमें इसका मेंशन है। देन मिलिट्री रिबेलियन बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857, सो 1824 में बैरकपुर में हुआ, एंड मोस्टली बंगाल कलकत्ता में भी है, वेल्लोर में भी हुआ है। नाउ वी कम टू रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसके पीछे के रीज़न पूछे गए एग्ज़ाम्स में, तो जो सिपॉइस को जो कार्ट्रिजेस थी वो ग्रीस थी विथ फैट ऑफ काउज एंड पिग, जिसकी वजह से ये इमीडिएट कॉज था, और लॉन्ग टर्म कॉजेज हम जान रहे हैं। विथ टाइम द पीपल वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द ब्रिटिशर्स। ओके, तो लॉन्ग टर्म तो मतलब इमीडिएट कॉज जो था यही था। देन मंगल पांडे, इन्होंने 29 मार्च 1857 बगावत कर दी, और इनकी कौन सी इन्फेंट्री थी, तो ये 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के थे। उन्होंने अटैक कर दिया ऑफिसर्स जो थे लेफ्टिनेंट बॉ और सर्जेंट मेजर ह्यूसन पे, जिसकी वजह से इनको अरेस्ट भी कर दिया गया और हैंग भी कर दिया गया इन 1857। देन वी सी कि इंडिया में कह सकते हैं इट वाज द फर्स्ट kind of not properly organized but a large scale revolt against the Britishers. So it was first of this scale. Okay, so अब हम देखते हैं 1857 में ये पूछा गया है ये सवाल कि जो मेरठ में कब बिगनिंग हुआ था, मतलब कब बिगनिंग हुई थी, तो मेरठ से बिगनिंग हुई थी, एंड ऑन 10th में। तो हमने देखा कब मंगल पांडे ने उनको मारा था, तो 29 मार्च को। तो उस समय न्यूज़पेपर सोशल मीडिया तो कुछ था नहीं, तो मार्च से अप्रैल मई 10 मई लग गया मेरठ तक बात पहुंचने में और रिवोल्ट छिड़ने में फिर से। देन चार्ल्स कैनिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे तब, एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। फिर डेक्कन रिबेलियन ऑफ 1857 कब हुआ, महाराष्ट्र में। देन हिस्टोरियंस के ओपिनियन रिगार्डिंग नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 87, तो दो के काफ़ी मल्टीपल टाइम्स बताए गए हैं। तो वी डी सावरकर ने बोला था कि जो 1857 का रिवोल्ट था वो पहला फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया है, और वहीं जेम्स आउटरैम और डब्ल्यू टेलर ने बोला था इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम अगेंस्ट द ब्रिटिश। इसके अलावा इस पर दो बुक्स इम्पॉर्टेंट हैं, वो है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जिसे वी डी सावरकर ने लिखी है, और दूसरी है द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आर सी मजुमदार ने लिखा है। देन ये बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन है कि कौन सी जगह से कौन लीडर था, ओके, और कौन से ब्रिटिश ने उसको सप्रेस कर दिया गया था। ओके, तो दिल्ली में कौन लीड किया था, बहादुर शाह जफ़र और बख्त खान, और इनको सप्रेस कर दिया था निकोलसन और हडसन ने। देन कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे, नाना साहेब हम जान रहे हैं कि बाजीराव वन के सन थे, बालाजी बाजीराव आई थिंक यही नाम था। देन नाना साहेब और तात्या टोपे कानपुर से, और इनको कैम्पबेल ने सप्रेस किया। लखनऊ से बेगम हज़रत महल, इनको सप्रेस किया कैम्पबेल ने। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ह्यूज रोज़ ने इनको सप्रेस किया था। देन इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर जो कि बिहार में, यहाँ से कुंवर सिंह, बरेली खान बहादुर खान, फैज़ाबाद से मौलवी अहमद उल्ला। देन वी सी एट द टाइम ऑफ म्यूटनी कंपनीज चीफ कमांडर कौन थे, जॉर्ज एनिसन थे, और द कमांडर आफ्टर द स्टार्ट ऑफ जब रिबेलियन स्टार्ट हो गया उसके बाद कैम्पबेल बने। देन एम्परर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग म्यूटिनी वो बहादुर शाह जफर थे। रियल नेम ऑफ तात्या टोपे क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। ओके, देन अब हम देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई। often remembered for her courage, led the resistance against British. She fought large battle in Gwalior city and received martyrdom
ऑन 18 जून 1858। अब हम आते हैं रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड सो इसमें देखिए तो इन द सीरीज ऑफ दिस मूवमेंट्स, तो सबसे पहले तो शुरुआत हुई थी ब्रह्मो समाज से। सो राजा राम मोहन रॉय, इनको इंडियन रिनेसां का फादर भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने अवेक किया इंडियन पॉपुलेशन को रिगार्डिंग दी ill practices that they were following, and he also advocated for rational thinking and objective thinking and to question the beliefs that they were following. तो उन्होंने काफ़ी बुक्स जो ऑलरेडी अवेलेबल थी इन वेरियस रिलीजन्स, उसको ट्रांसलेट किया, और उन्होंने प्रोग्रेसिव आइडियाज़ ट्राई किया कि सोसाइटी में propagate हो. So that's why he's called the father of Indian Renaissance. So राजा राम मोहन रॉय उन्होंने ब्रह्मो समाज का भी स्थापित किया, तो 20 अगस्त 1828 तो पक्का से याद होना चाहिए, 1828 में। देन इन्होंने लिटरेरी वर्क्स बहुत अच्छे थे इनके, और इन्होंने अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा में बहुत बड़ा रोल था। इसके अलावा उन्होंने आत्मीय सभा भी फॉर्म किया। कब किया? तो 1815 में। देन वेदांता कॉलेज, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि वेदांता कॉलेज दिमाग में आ सकता है कि स्वामी विवेकानंद ने किया, तो एक और वेदांता सोसाइटी थी, उन्होंने किया था विवेकानंद जी ने, लेकिन वेदांता कॉलेज जो है वो राम मोहन रॉय ने किया था इन 1825। ही इज़ पायनियर ऑफ द इंडियन रिनेसां। He is considered forerunner of Indian journalism, or he founded Hindu College at Kolkata in 1817. He authored Tuhfat ul Muwahhidin and the Precepts of Jesus books, besides publishing ये दो किताबें जीसस की और मुहाविद्दीन, और पब्लिश करते थे संबाद कॉमेडी, मिरातुल अकबर, ब्राह्मणिकल मैगजीन। राजा राम मोहन रॉय ऑफ ऑथर हैं किसके? उनकी किताब के नाम एक है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, तो इसको इन्होंने पर्शियन में लिखी है, जिसमें पॉलीथीज़म को क्रिटिसाइज़ किया गया, कंडेम किया गया। देन अकबर टू, जो उस समय मुग़ल एम्पायर मुग़ल रूलर थे, तो उन्होंने इनको राजा टाइटल दिया गया। एंड राजा राम मोहन के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने इनसे लीडरशिप ली, और देवेंद्र टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा का भी फाउंडेशन रखा। देन देवेंद्र टैगोर और केशव चंद्र सेन, इन दोनों ने ब्रह्मो समाज को लीड किया। एंड देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे, उन्होंने आगे चल के रिमूव कर दिया था केशव चंद्र सेन को, और उनका जो आचार्य का टाइटल था वो भी वापस से ले लिया था। एंड लेटर केशव चंद्र सेन ने न्यू ब्रह्मो समाज का फॉर्मेशन किया। देन साधारण ब्रह्मो समाज किसने स्थापित किया? तो आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने इन 1878। इसके बाद देते हैं अदर इम्पोर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जो सोसाइटी थी वो थी प्रार्थना समाज। सो प्रार्थना समाज ये मुंबई में इस्टेब्लिश किया किसने? आत्माराम पांडुरंग ने इन 1867, और महादेव गोविंद रानाडे जो थे, उनको बोला जाता है पायनियर ऑफ कल्चरल रिनेसां इन वेस्टर्न इंडिया। इसके अलावा इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा भी शुरू की 1870 में। ओके, तो प्रार्थना समाज और पूना सार्वजनिक सभा, और इनको सोक्रेटिस ऑफ महाराष्ट्र भी बोला जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं DK कार्वे, उन्होंने विडो रियूनिफिकेशन एसोसिएशन शुरू किया 1893 में। इसके अलावा महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक भी थे, जिन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में शुरू की, और लेटर वो फर्गुसन कॉलेज पुणे बन गया। फिर हम देखते हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशंस मतलब पास हुए बाय द ब्रिटिशर्स। तो लेजिस्लेशन में भी असर दिखा, जो कि रिफॉर्म हमारी सोसाइटी में आ रहा था, जैसे कि इन्फेंट स्लॉटर एक्ट, इसमें इन्फेंट स्लॉटर को बैन किया गया, ये 1795 में और 1804 में आया था। सती प्रैक्टिस, ये राजा राम मोहन रॉय ने इसके लिए एडवोकेट किया। तो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो थे गवर्नर जनरल।
स्लेवरी सिस्टम 1843 में अबॉलिश किया गया, प्रोहिबिट किया गया। उस समय गवर्नर जनरल थे एलन बरोज। देन विडो री मैरिज एक्ट, ये 1856, जस्ट बिफोर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। देन नेटिव मैरिज एक्ट जो 1872 में पास हुआ, इसमें इनक्रेज किया गया इंटरकास्ट मैरिज। देन एज ऑफ कंसेंट एक्ट में लड़कियों की उम्र जो है फिक्स की गई, मैरिज एज जो है 12 ईयर्स फिक्स की गई थी। देन शारदा एक्ट जो कि 1929 में आई थी, इसमें 12 से बढ़ के 14 कर दी गई थी और लड़कों के लिए 18। सो शारदा एक्ट और एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो था, मैरिज एज ऑफ गर्ल्स फिक्स की गई। देन वेद समाज जो है ये मद्रास में फॉर्म हुआ था एंड इट वाज इंस्पायर्ड बाय केशव चंद्र सेन। तो इसके फाउंडर थे के श्री धरालू नायडू एंड ये ब्रह्मोत्सव समाज से आप कह सकते हैं इंस्पायर है, क्योंकि केशव चंद्र सेन से इंस्पायर्ड था। फिर आर्य समाज, तो इसके फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती और ये फॉर्म हुआ था कहाँ पे? बॉम्बे में इन 1875 और इसमें स्लोगन था बैक टू द वेदास। एंड आर्य समाज काफ़ी चीज़ों के लिए इन्होंने एडवोकेट की थी अपनी वॉइस, जैसे कि अनटचेबिलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, चाइल्ड मैरिज, देन विडो री मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज। फिर उसका शुद्धि आंदोलन, ये भी शुद्धि आंदोलन जो था ये भी स्वामी विवेकानंद सरस्वती द्वारा ही किया गया था। गौ रक्षा आंदोलन, गौ रक्षिणी सभा, ये सब इनका ही है। देन मेजर बुक्स जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी थी, उसमें सत्यार्थ प्रकाश 1875 में, देन पंच महायज्ञ विधि 1874 में, पाखंड खंडन 1866 में, अद्वैत मात खंडन 1877 में। देन ही होस्टेड पाखंड खंडिनी पताका इन कुंभ ऑफ हरिद्वार इन 1867 एंड इन पॉलिटिकल एरेना, मतलब आप देखिए कोई भी सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था, वो कहीं ना कहीं सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट में कन्वर्ट हुआ। तो आर्य समाज भी बना जब, तो उन्होंने बोला कि द वर्स्ट ऑफ अ बैड कंट्री इज़ बेटर देन बेस्ट ऑफ अ फॉरेन स्टेट, और स्वराज वॉज फर्स्ट यूज बाय दयानंद। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पहली बार स्वराज जो था वो स्वामी दयानंद ने किया था। देन वी कम टू यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट जो था ये स्टार्ट किया था हेनरी विवियन डेरोजियो ने इन 1826 एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरोजियो को बोला था कि इज़ द पायनियर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल। डेरोजियो जो थे इनको फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है। देन अब हम आते हैं रामकृष्ण मिशन एंड स्वामी विवेकानंद में। तो स्वामी विवेकानंद जो थे वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे एंड रामकृष्ण परमहंस को स्वामी ऑफ दक्षिणेश्वर बोलते थे। इनका बचपन में नाम नरेंद्र नाथ था स्वामी विवेकानंद का, और इन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को इन वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस जो कि शिकागो यूएसए में हुआ था। ये ईयर पूछा जाता है, 1893 में हुआ था वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस। देन इनको स्वामी विवेकानंद का टाइटल किसने दिया था, मतलब इनका नाम पहले तो नरेंद्र नाथ था, फिर स्वामी विवेकानंद बना, तो ये खेत्री महाराज ने इनको ये टाइटल दिया था। देन वेदांता सोसाइटी इन्होंने अमेरिका में इस्टेब्लिश की थी 1894 में। 1893 में हमने देखा असेंबली हुई। देन 1894 में वेदांता सोसाइटी। रामकृष्ण मिशन इन्होंने कब शुरू किया, तो 1897 में शुरू किया। ओके, याद रहना चाहिए बिल्कुल। हेडक्वार्टर कहाँ रखा था रामकृष्ण मिशन का, तो इट वॉज इन बेलूर विच इज़ इन हावड़ा नियर कोलकाता। देन सुभाष चंद्र बोस जो थे वो स्वामी विवेकानंद को स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न नेशनल मूवमेंट मानते थे। देन वी कम टू थियोसॉफिकल सोसाइटी। सो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी वो न्यूयॉर्क में पहले तो इस्टेब्लिश हुई थी बाय मैडम ब्लवत्स्की एंड कर्नल एल्कॉट, और इंडिया में इसको लेके आया था मिसेस एनी बेसेंट ने। और इंटरनेशनल ऑफिस ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी पहले अदयार मद्रास में इस्टेब्लिश हुई 1882 में, और मिसेस एनी बेसेंट जो थी वो मेंबर बनी 1889 में,
और आई इंडिया वो आई 1893 में। ओके, तो इंडिया में जो सोसाइटी थी वो 1882 से एग्जिस्ट कर रही थी। देन थियोसॉफिकल सोसाइटी ने एजुकेशन के डेवलपमेंट में काफ़ी काम किया, जैसे कि एनी बेसेंट का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो कि बनारस में 1898 से चल रहा है। देन इट बिकेम BHU in 1916 बाय द एफर्ट्स ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय। इसके अलावा अदर रिलीजियस मूवमेंट देखें तो धर्म सभा, ये राधाकांत देव ने शुरू किया था 1830 में। देन गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी भी बोला जाता है। ओके, देन वी कम टू परमहंस मंडली ऑर्गेनाइजेशन। वो इस्टेब्लिश हुई थी पूना, सतारा and other cities of Maharashtra, which worked against Brahminical orthodoxy and attempted to reform Hinduism. Dev Samaj was founded by Shiv Narayan Agnihotri in Lahore. बहराम जी मालावारी ने फाउंड किया सेवा सदन बॉम्बे में in 1908. ओके, सो ये सारी देखिए ऑर्गेनाइजेशंस याद हो जाएंगे अगर हम ध्यान से थोड़ा पढ़े और जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनको न याद रखें। तो परमहंस मंडली ऑर्गेनाइजेशन पुना, सतारा। देव समाज श्री नारायण अग्निहोत्री 1887। बहराम जी मालावारी सेवा सदन 1908। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस MG रानाडे एंड रघुनाथ राव 1887 में। सोशल सर्विस लीग 1911 में बाय NM जोशी। यानी हृदयनाथ कुंजरू इन्होंने सेवा समिति शुरू की 1914 में। रहनुमाई मजदसन सभा, ये पारसी रिफॉर्म मूवमेंट था, स्टार्ट तो 1851 में हुआ था ये। इसके मेंबर्स थे, फाउंडर्स थे कह सकते हैं, नावरोजी फरदूनजी, दादाभाई नावरोजी और SS बंगाली। रहनुमाई मजदसन जो था उन्होंने रस गुफ्तार करके मैगज़ीन भी पब्लिश की। अब हम आते हैं मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स। सो मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स जो थे उनमें पहला था अलीगढ़ मूवमेंट जो सर सईद अहमद खान ने शुरू किया था, और उनकी मैगज़ीन थी तहज़ीब उल अखलक, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है सिविलाइजेशन एंड एथिक्स। देन ही वाज अ सपोर्टर ऑफ देवबंद मूवमेंट भी आया था वैसे तो। मोपला एंड मुस्लिम फार्मर्स लॉन्च्ड अ पावरफुल एंटी लॉर्ड मूवमेंट इन स्टेट ऑफ केरला। एक्चुअली ये बहुत स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन दिया है तो इसमें पता नहीं चल रहा है। तो देन शिबली नोमानी का है ये लिखा कि दारुल उलूम और नदवातुल उलूम ये इन्होंने शुरू किया था। देन मिर्ज़ा गुलाम अहमद, इन्होंने अहमदिया मूवमेंट शुरू किया इन 1889। सर सईद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी और अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज शुरू किया 1875 में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में। सर सईद अहमद ने पब्लिश की मैगज़ीन जिसका नाम था तहज़ीब उल अखलक। देन मुस्लिम लीग में कह सकते हैं कि जो आइडिया था सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया, वो सबसे पहले कहाँ पे किसने इसको कंसीव किया था, तो वो पोएट मोहम्मद इकबाल इन 1930। ये पूछ भी चुका है सवाल, तो इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा इकबाल ने ही पहली बार इनकलाब वर्ड यूज़ किया था इन हिज उर्दू बुक बांगे दारा। लोअर कास्ट मूवमेंट्स में हम देखते हैं तो इसमें ज्योतिबा फुले का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो ये सबसे पहले महाराष्ट्र में लोअर कास्ट मूवमेंट के अगेंस्ट कह सकते हैं मूवमेंट्स हुए। सो ज्योतिबा फुले ने फाउंड किया सत्य सुधक समाज इन 1873 और उनकी बुक थी गुलामगिरी। 1924 में बाबा साहब अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकर्णी सभा शुरू की इन बॉम्बे, और उनकी मैगज़ीन थी बहिष्कृति समाज, और इन्होंने मराठी में लिखते थे ये 1987 में। इसके अलावा 1932 में महात्मा गांधी ने भी अनटचेबल्स को हरिजन नाम दिया गया और हरिजन सेवक संघ इस्टेब्लिश किया। देन साउथ इंडिया में EV रामास्वामी नायकर जो थे उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया इन 1920।
देन वी कम टू अदर मूवमेंट्स एंड रिफॉर्म्स। तो इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा रोल था फॉर विडो रीमैरिज, जो एक्ट 1856 में ब्रिटिशर्स ने लागू किया था उसमें। एंड डी.के. कार्वे ने पहली वुमेन यूनिवर्सिटी मुंबई में शुरू की थी 1916 में। देन इंटरकास्ट मैरिज जो था वो रिकग्नाइज़ किया गया बाय नेटिव मैरिज एक्ट इन 1872। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर वॉज अ पॉपुलर लीडर ऑफ रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रार्थना समाज। इसके अलावा सोशल रिफॉर्मर और उससे रिलेटेड गवर्नमेंट जरूरत, तो सती प्रथा जो थी वो उससे रिलेटेड एक्ट बेंटिक ने लाया था। ठगी प्रैक्टिस को भी बेंटिक ने ख़त्म किया। स्लेवरी प्रैक्टिस को एलन बोरो ने, शारदा एक्ट को लॉर्ड इल्विन ने। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं जिसमें हम बात करेंगे इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट्स की। तो इसमें 3 फेजेस में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज़ था 1885 से 1905, जो कि एक मॉडरेट फेज़ भी बोल सकते हैं। इसके अलावा सेकंड फेज़ जो है 1905 से 1919 के बीच का है ना। इसमें कह सकते हैं काइंड ऑफ रिवॉल्यूशनरी थॉट्स वर प्रोपोगेटेड, और उस समय स्प्लिट हो गया था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का, तो वो भी एक फेज़ था। देन 1919 के बाद हम देखते हैं मास मूवमेंट्स लेड बाय गांधी आइडियाज़ वो शुरू हुए थे। तो ये 3 फेजेस हैं। तो इन 3 फेजेस को देखने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो ये कब फॉर्म हुई थी? 1885 में, और पहला सेशन हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बॉम्बे में। देन A.O. ह्यूम जो थे वो उन्होंने ये शुरू किया था। ओके, और इनका कह सकते सेल्फ रूल ऑफ स्वराज वॉज द अल्टीमेट गोल ऑफ द INC, ये दादा भाई नारोजी ने अनाउंस किया था। इसके अलावा ये टेबल इम्पॉर्टेंट है, किसने किसको टाइटल दिया था। तो गुरुदेव का टाइटल हम जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को बोलते हैं हम गुरुदेव। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को बोला जाता है। और किसने दिया था टाइटल? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेताजी सुभाष चंद्र को ये टाइटल मिला था अडोल्फ हिटलर से। सरदार ये वुमेन ऑफ बरदौली ने दिया था वल्लभ भाई पटेल को। देश रत्न या अजात शत्रु ये महात्मा गांधी जी ने दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देन कैदे आज़म ये महात्मा गांधी ने दिया था मोहम्मद अली जिन्ना को। देन देश नायक ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था सुभाष चंद्र बोस को। विवेकानंद महाराज खत्री ने दिया था स्वामी विवेकानंद को। देन फादर ऑफ नेशन ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था महात्मा गांधी को। और राजा वॉज गिवन टू राजा राम मोहन रॉय बाय अकबर II। अब ये देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। हमने जितना ऊपर देखा है ना, मोस्टली वही सोसाइटीज़ को एक टेबल में डाल दिया गया है, तो वो रिपीटेटिव हो जाएगा। मैं थोड़ा स्लोली मूव करती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके इसको एक बार रीडिंग ज़रूर कर लें। सो अब नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। तो हमने देखा कि काफ़ी कमिटीज़ भी फॉर्म हुई थी बाय ब्रिटिशर्स रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू फैमिन, रिलेटेड टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो इसी लाइन में पहले एजुकेशन का देखते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग जो थे ये पहले गवर्नर जनरल थे। इन्होंने कैलकटा मदरसा शुरू किया था 1780 में, जहाँ पे पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती थी। फिर उसके बाद विलियम जोन्स इन्होंने फाउंड किया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784, और एशियाटिक सोसाइटी नाम था। ओके, विलियम जोन्स, ओके, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784। देन संस्कृत कॉलेज वाराणसी में शुरू हुआ था टू एजुकेट हिंदू लॉ एंड फिलोसफी। ये जोनाथन डंकन ने शुरू किया था 1791 में। तो देख रहे हैं कि एक तरह का सा मदरसा खुल रहा है, देन संस्कृत कॉलेज खुल रहा है। देन वेलेस्ली जो 1800 में आए, तो इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज फाउंड किया, जहाँ पे सिविल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग मिल सके, कंपनी के सिविल ऑफिसर्स को। देन मैकले ने प्रेजेंट किए थे मैकले मिनट इन 1835, विच क्रिटिसाइज्ड इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड प्रेज्ड एंग्लो लैंग्वेज एंड लिटरेचर।
और इसी के बेसिस पे ब्रिटिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 शुरू हुआ था. देन वी कम टू थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन. सो ये जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन कॉन्सेप्ट ये अलेक्जेंडर डफ ने दिया था. फिर 1854 में हम देखते हैं चार्ल्स वुड डिस्पैच आया. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन. एंड हंटर कमीशन जो कि फॉर्म हुआ था 1882 में, वो किससे रिलेटेड था? तो वो एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है. दैन यूनिवर्सिटी कमीशन ये कब फॉर्म हुआ था? तो 1902 में अंडर थॉमस रेले. यूनिवर्सिटी कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन 1902 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ थॉमस रेले. डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड आर्कियोलॉजी ये लॉर्ड कर्जन के टेन्योर में शुरू हुआ था. ये 1902 भी लॉर्ड कर्जन के ही टेन्योर में हुआ है. हंटर देखा जाए तो रिपन के समय में. हंटर में ये पूछ सकता है कि एक हंटर कमेटी भी थी जो जलियांवाला बाग के बाद बनी थी. सो द थिंग इज़ कि ये प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है ना, एजुकेशन में भी प्राइमरी एजुकेशन. फिर यूनिवर्सिटी कमीशन में को ये रेले कमीशन पूछ देगा कि रेले कमीशन किससे है, तो ये यूनिवर्सिटी मतलब एजुकेशन से रिलेटेड है. ये 1902 में आई थी. देन कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन या फिर सेडलर कमीशन ये 1917 में आई थी. एंड वुड्स डिस्पैच जो है फॉर द फर्स्ट टाइम एट द गवर्नमेंट लेवल द कॉज ऑफ वुमेंस एजुकेशन वॉज टेकन अप एंड अरेंजमेंट मेड इन वुड्स डिस्पैच. द रिपोर्ट ऑफ हंटर कमीशन एंड सेडलर कमीशन फॉर प्रमोटिंग वुमेंस एजुकेशन. Then on pattern of University of London, Woods dispatch suggested establishment of universities in Calcutta, Bombay, Madras presidencies. इसके अलावा for the first time provision was made by company to spend 1 lakh on education in Charter Act of 1813. Okay. 1813 एक्ट में पहली बारी कंपनी ने एजुकेशन के लिए पैसे खर्च करना शुरू किया, एनुअली 1 लाख रुपए. इसके अलावा ओरिएंटल लर्निंग के सपोर्टर्स थे प्रिंसेप और विल्सन. यूजीसी जो है 1953 में बना ऑन सजेशन ऑफ राधा कृष्णन कमेटी. राधा कृष्णन आई थिंक वो हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधा कृष्णन ही इसके चेयरमैन होंगे. इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन पब्लिक सर्विस भी बोला जाता है. हार्टॉक कमीशन ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है, 1929 में बनी थी. देन सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड 1935 में बना. सर्जेंट स्कीम ये 1944 में, ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है. अब हम न्यूज़पेपर्स पे आते हैं. तो प्रिंटिंग प्रेस हमने देखा पोर्टुगीज़ लेके आए, और जो क्लर्जी थे गोवा के उन्होंने पहली बुक पब्लिश की इंडिया में. इसके अलावा फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया बोला जाता है वो थी हिकीज़ बंगाल गैजेट. ये 1780 के अराउंड पब्लिश हुई थी. और पहला न्यूज़पेपर जो कि इंग्लिश में पब्लिश हुआ था बाय एन इंडियन वो था बंगाल गैजेट, जिसको गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था 1816 में. बंगाल गैजेट फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंग्लिश, और ये फर्स्ट न्यूज़पेपर था बस. कौन सी लैंग्वेज इसमें लिखा तो नहीं है. पहला न्यूज़पेपर हिकीज़ बंगाल गैजेट, और बंगाल गैजेट फर्स्ट न्यूज़पेपर. और नेशनल प्रेस इन इंडिया इज़ एट्रीब्यूटेड टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल प्रेस इन इंडिया इज़ एट्रीब्यूटेड टू राजा रामन रॉय, जिन्होंने पब्लिश किया संवाद, कॉमेडी, विराट उलग पर. ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी पब्लिश किया सोम प्रकाश बांग्ला में. इसके अलावा एडिटर ऑफ द हिंदू पैट्रियोट कृष्णोदास पाल, उनको प्रिंस ऑफ जर्नलिज्म बोला जाता है. और मोतीलाल घोष ने पब्लिश की अमृत बाजार पत्रिका 1868 में. लिट्टन ने वर्नाकुलर प्रेसेट लगा दिया था, जिसकी वजह से उसमें एक पॉपुलर ये था कि इसमें जो रीजनल पेपर्स थे उन पे बैन लगा दिया था, क्योंकि वो एंटी ब्रिटिश बातें लिख रहे थे. तो इस चक्कर में अमृत बाजार पत्रिका ने ओवरनाइट इंग्लिश में अपना पब्लिकेशन शुरू कर दिया था. देन ये ध्यान रखना है कि बाल गंगाधर जो 2 पब्लिश करते थे, मराठा और केसरी, उसमें मराठा जो था वो मराठी में नहीं था, वो इंग्लिश में था, और केसरी मराठी में था. तो ये ध्यान रखना है कि मराठा केसरी तो हमें याद रहता है, लेकिन मराठा इंग्लिश था, केसरी मराठी थे.
इसके अलावा गदर ये पब्लिश होता था सैन फ्रांसिस्को में। ओके, देन प्रेस पे कई लोगों ने बैन लगाया, जैसे वेलेस्ली ने 1799 में लगाया बैन, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसको हटा दिया 1818 में। देन विलियम बेंटिक काफ़ी लिबरल थे इस मामले में। मेटकाल्फ को बोला जाता है लिबरेटर ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर। एक्चुअली लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट जो था वो बेंटिक ने ही लाया था, लेकिन तब तक फिर उनकी गवर्नरशिप बदल गई, मेटकाल्फ आ गए थे। लेकिन मेटकाल्फ को ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था उसको। देन रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था 1867 में। पन्नापुर प्रेस एक्ट लिटन के टाइम आया था 1878 में, जिसको साइलेंसिंग एक्ट भी बोलते हैं। रिपन ने इसको हटा दिया था, लॉर्ड रिपन ने। 1908 में न्यूज़पेपर एक्ट पास हुआ। देन इंडियन प्रेस एक्ट वॉज पास्ड इन 1910 एंड अ प्रेस कमिटी वॉज अपॉइंटेड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ तेज बहादुर सप्रू इन 1921। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जो पूछे गए एग्ज़ाम्स में, तो इंडियन मिरर, इसे किसने पब्लिश किया था? मनमोहन घोष, केशव चंद्र सेन। देन इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू ने पब्लिश किया है। काल, शिवराम महादेव परंजेबे। कॉमरेड और हमदर्द, मोहम्मद अली। केसरी मराठा गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री, तो ये अरविंद घोष। इसके अलावा जो कुछ इम्पोर्टेंट कमीशंस फॉर्म हुए थे ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स, ये टेबल, ये भी देख लीजिए, फ्री हिंदुस्तान, ये तारक नाथ दास ने पब्लिश किया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और रस्त गुफ्तार, ये दादा भाई नौरोजी ने किया। सोजे वतन, कर्म भूमि और शतरंज के खिलाड़ी, ये प्रेमचंद ने पब्लिश किया। फिर ये कमीशंस इम्पॉर्टेंट है, मैं थोड़ा धीरे मूव करती हूँ ताकि आप इसको पॉज करके देख लें या तो स्क्रीनशॉट ले लें, बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट। फिर आई थिंक इन टेबल्स को बताना उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन बात यह है कि हो सकता है कि थोड़ा लेजीनेस आए उसको पढ़ने में, तो बस इम्पोर्टेंट जो भी अंडरलाइन है उसको देख लेते हैं। जैसे कि जो पूछे गए हैं सवाल, तो 1885 में W.C. बनर्जी प्रेसिडेंट थे और 72 डेलीगेट्स ने ही बस अटेंड किया था। नेक्स्ट ईयर दादा भाई नौरोजी थे, उसके नेक्स्ट ईयर सईद बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे। देन 1888 में जॉर्जियो, ये पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। 1896 में रहमतुल्लाह एम सैनी, इन्होंने इस वाली जो सेशन थी इसमें वंदे मातरम जो था पहली बार संग किया गया था। ओके, और ये वंदे मातरम किसने लिखा था, तो विल सी अगर आगे आएगा तो। 1899 में R.C. दत्त प्रेसिडेंट थे। 1900 में दिनशॉ एदलिजी वाचा। 1903 में लाल मोहन घोष। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। 1907 में राज बिहारी घोष। 1908 में राज बिहारी घोष। 1912 में मुधोलकर। 1918 में हसन इमाम। 1920 में विजय विचरियार और 1920 के स्पेशल सेशन में लाला लाजपत राय। 1922 में C.R. दास। 1924 में महात्मा गांधी। 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू। 1921 में जवाहरलाल नेहरू। 31 में सरदार वल्लभ भाई पटेल। 32 में अमृत रंजन दास सेठ। 38 में सुभाष चंद्र बोस। 39 में भी सुभाष चंद्र बोस। फिर देखिए ये जो इसमें इंफॉर्मेशन है ना, मोस्टली हमने कवर कर लिया। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखिए हर पे ही लिखा है किस एग्ज़ाम में पूछा है, ये हमने मोस्टली ऊपर कवर कर लिया है। सो आई थिंक इसके बाद उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है और मोस्टली टेबल्स हैं जिनकी हमने बात कर ली है। ओके, देखिए हमने ये सब नहीं देखा है, मैं मानती हूँ कि इम्पोर्टेंट मोमेंट्स और इवेंट्स। सो एक काम करते हैं कि इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, यहाँ से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि आई थिंक ऑलमोस्ट लाइक 7 to 8 पेजेस हैं, तो इट विल हार्डली टेक 30 to 35 मिनट्स वीडियो। सो इसको हम लोग अच्छे से कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।